प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है भारत का अपवाक्रम। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ की भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम है। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संवर्ग कहा जाता है। भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे दो समूहों में बांटा जा सकता है: अरब सागर का अपवाह तंत्र एवं बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ये अपवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली व सह्याद्री द्वारा विलय किए गए हैं, जिसे जल विभाजक रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। अनेक नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है और वे अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में विसर्जित करती हैं। प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है और ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती हैं। नर्मदा व तापी दो बड़ी नदियाँ इसका अपवाद है। ये और उनके छोटी नदियाँ अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं। उद्गम के प्रकार, प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, उत्तर भारतीय हिमालय अपवाह तंत्र। नंबर 2, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। उत्तर भारतीय हिमालय का अपवाह तंत्र। उत्तर भारत के अपवाह तंत्र में हिमालय का महत्व अधिक है, क्योंकि हिमालय के हिममंडित शिखरों अथवा हिमनदियों से उत्तर भारत की नदियाँ निकलती हैं। ये नदियाँ प्रायद्वीपीय नदी से बिल्कुल भिन्न है। यह पर्वतीय प्रदेश से निकलकर पहाड़ी मार्ग में तीव्र गति से तोड़फोड़ करती हैं हुई बहती हैं। अनेक स्थानों पर ये तंग घाटियाँ बनाती हैं। ये पहाड़ी भागों पर तीव्र अपरदन के परिणाम स्वरूप वी आकार की घाटियाँ बनाती हैं। इसके अलावा गॉर्ज, कैनियन, जलप्रपात इत्यादि स्थलकार्तियों का निर्माण करती हैं। अपरदन से प्राप्त सामग्री को बहाकर लाती हुई ये नदियाँ मैदान में उतरती हैं तो इनकी गति कम हो जाती है, जिसे जलोढ़, शंकु जलोढ़, पंख, प्राकृतिक तटबंध, नदी विसर्प, बाढ़ का मैदान, जलगर्तिका इत्यादि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। उत्तरी भारत की अनेक नदियाँ ऐसी हैं जो हिमालय पर्वत के निर्माण से भी पुरानी है। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और अपना रास्ता बदलती हैं। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। ये भी 3 प्रकार से है: सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब या चंद्रभागा, रावी नदी, व्यास, सतलज, गंगा नदी तंत्र। ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण अपवाक्रम है। ये देश के लगभग 1/4 भाग को जल प्रदान करता है। यहाँ भारत की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। ये कृषि क्षेत्र के लिए अत्यंत आदर्श मानी जाती है। जल विद्युत की संभावित क्षमता 1.3 करोड़ किलोवाट से अधिक आंकी गई है। गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा, काली गंगा व शारदा, कर्नाली, कोरेला या घग्गर नदी, ताप्ती, गंडक, कोसी। पठार से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, सोन, सरन नदी,
ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग डुंग हिमनद में है। यहाँ से ये पूर्व दिशा में अनुदर्ध्य रूप में बहती हुई दक्षिण तिब्बत के शुष्क व समतल मैदानों में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है शोधक। तिब्बत के रांगो सांगपो इसके दाहिनी तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। हिमालय के गिरिपदीय भाग में ये सिंगांग दिसांग के नाम से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में ये नदी भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ दिमांग, सिकांग, लोहित मिलती हैं और इसके बाद ये नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में असंख्य सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ बूंदी, दिहंग व धनसरी हैं। वह दाएं तट की सुबनसिरी, कामेंग, मानस व संकाकोस है। आगे ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर दक्षिण दिशा में बहती है। बांग्लादेश में तिस्ता नदी दाहिने किनारे पर मिलती है, बाद में जमुना कहलाती है, अंत में पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपर्जन के लिए जानी जाती है। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, ये तंत्र हिमालय अफवाह तंत्र से पुराना है। ये तथ्य नदियों की प्रौढ़ अवस्था व नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से प्रमाणित होता है। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। नर्मदा व तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। प्रायद्वीपीय सभी नदियाँ अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, अतः इनका अपर्जन कार्य अब नगण्य रह गया है। यत्र तत्र सामान्य ऊंचाई वाले जलप्रपात हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ गोदावरी, महानदी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, तुंगभद्रा। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ माही, नर्मदा, तापी। उत्तरी व दक्षिणी भारत की नदियों की तुलना। हिमालय से निकलने वाली उत्तरी भारत की नदियाँ नवीन मोड़दार पर्वतों से निकलती हैं, इसलिए पहाड़ी भागों में उसकी धारा तेज होती है। ये अभी अपने मार्ग के सैलों को काटने का कार्य करती है, अतः इस पर्वतीय भाग में घाटियाँ गहरी एवं खड़युक्त है, जबकि दक्षिण की नदियाँ अधिक पुरानी हैं, उनकी घाटियाँ चौड़ी एवं चिचली है तथा प्रपातों को छोड़कर इनका ढाल बहुत ही साधारण है। अधिकतर नदियाँ प्राय आधार तट से सारे पहुँच जा चुकी हैं। हिमालय की नदियों की मार्ग में पर्वतीय मैदान, डेल्टा आदि अलग अलग अवस्थाएं पाई जाती हैं, किंतु दक्षिणी भारत पठार की नदियों का मैदानी भाग बहुत ही थोड़ा है। अतः हिमालय से निकलने वाली नदियों में सिंचाई और नाव चलाने की सुविधा पाई जाती है, किंतु दक्षिण की नदियाँ इस दृष्टि से प्राय उपयोगी नहीं है। केवल डेल्टाई भागों में ही नावें चलाई जाती हैं तथा सिंचाई के लिए उपयोगी किया जाता है। हिमालय की नदियों को बड़ी बड़ी हिमानियों से निरंतर जल मिलता है। हिमालय में ये 40,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हैं। दक्षिणी भारत की नदियाँ वर्षा के जल से ही पूरित रहती हैं, अतः उत्तरी नदियाँ प्राय वर्ष भर भरी रहती हैं, किंतु दक्षिणी नदियाँ ग्रीष्म ऋतु में प्राय सूख जाती हैं और वर्षा ऋतु में उनमें भयंकर बाढ़ें आती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों के तट पर अनेक स्थानों पर प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक केंद्र स्थित हैं, परंतु दक्षिणी भारत की नदियों के किनारे ऐसे नगरों की कमी है।
हिमालय से निकलने वाली नदियाँ मुलायम शैलों और मिट्टी के साथ साथ उत्तम चिकनी मिट्टी व कीचड़ बहा ले आती हैं, जिसे बाढ़ के समय अपने तट के दोनों ओर बिछा देते हैं। अतः ये क्षेत्र निरंतर उपजाऊ बने रहते हैं। इसके विपरीत दक्षिण की नदियाँ पुरानी व कठोर शैलों पर होकर बहती हैं, अतः इनके जल में बहुत कम मिट्टी बहा कर लाती है, जिससे ये नदियाँ उपजाऊ मैदानी बनाने वाली नदियाँ नहीं हैं। हिमालय की नदियाँ बहुत कम प्रपात बनाती हैं, किंतु प्रायद्वीपीय की प्राय सभी नदियाँ पठार से उतरते समय मार्ग में झरने बनाती हैं, जिनका उपयोग जल विद्युत शक्ति उत्पादन के लिए किया जाता है। भारत की प्रमुख नदियों को भारत के मैप से दर्शाया गया है। सिंधु नदी, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास, यमुना, गंगा, लूनी, साबरमती, माही, चंबल, सिंध, बेतवा, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, सांगपो नदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, केन, सोन, बेतवा, नर्मदा, तापी, पेनगंगा, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी आदि नदियों को भारत के मैप में दर्शाया गया है। मेरा सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ें, कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। धन्यवाद।